प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनलें किन उद्देश्यों के लिए, किन लक्ष्यों के लिए और किस दर्शन के साथ लॉन्च की गई हैं, इसकी जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जिन विषयों मुद्दों को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी विषय वस्तु की गहराई की तरफ ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी चैनल कुछ क्रांतिकारी, आधारभूत व मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर रही है और आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन बटन भी दबाने के कष्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। इन दिनों हम एक वीडियो सीरीज़ जिसको 3 भागों हमने विभक्त किया है आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका विषय है वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के गुण दोष। वैसे तो आप देखते हैं कि हमारे देश में ईवीएम को लेकर के बहुत हाइप तोबा मची हुई है। इसके विरोध में बड़े बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन हम इस पर अन्यत्र कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे देश की जो मूलभूत रूप से निर्वाचन प्रणाली है उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा और अंतिम एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि वास्तव में जो शब्द राष्ट्र है, जो कि एक पश्चिमी अवधारणा है, उसके विषय में भारत में किस प्रकार के भ्रम हैं, किस प्रकार के इसमें कन्फ्यूजन है, उसको हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। राष्ट्र, नेशन क्या है? राष्ट्र क्या है? व्हाट इज ए नेशन? राष्ट्र की एक सरलतम एवं सर्वमान्य परिभाषा यह है कि ऐसा जनसमूह जिसकी एक भौगोलिक उत्पत्ति क्षेत्र हो, एक ही इतिहास हो, जिसकी एक ही संस्कृति हो और एक ही आस्था हो, एक राष्ट्र, एक नेशन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है: ए ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैविंग कॉमन जियोग्राफिकल रीजन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर एंड कॉमन फेथ इज कॉल्ड ए नेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्र को परिभाषित करने वाले उक्त 4 मापदंडों, पैरामीटर्स में से एक आध अनुपस्थित हो सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी एक राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वो एक ही देश या राज्य तक ही सीमित हो, अर्थात दूसरे देश में एक राष्ट्र के बहुत सारे राज्य, स्टेट्स हो सकते हैं। अर्थात एक ऐसा जनसमूह जो एक राष्ट्र तो है, लेकिन उस जनसमूह का विस्तार कई राज्यों, स्टेट्स में भी हो सकता है। दूसरी ओर एक देश या राज्य, कंट्री और स्टेट में कई राष्ट्रीयताएं, उपराष्ट्रीयताएं, नेशनलिटीज़, सब नेशनलिटीज़ विद्यमान हो सकती हैं। यह भी सही है कि विश्व के अनेक ऐसे राज्य हैं जहां एक ही राष्ट्र, अर्थात एक ही ऐसा जनसमूह जिसकी आम भौगोलिक उत्पत्ति है, आम इतिहास है, आम संस्कृति है और आम आस्था है। ऐसे राज्य राष्ट्रीय राज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशन स्टेट, कहलाते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि विश्व में अनेक ऐसे राज्य एवं देश हैं जिनमें अनेक राष्ट्रीयताएं, उपराष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: देयर आर सो मेनी नेशनलिटीज इन ए स्टेट और कंट्री। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिन राज्यों, देशों की सरकारें एवं अथवा प्रभावी सामाजिक वर्गों, डोमिनेंट सोशल क्लासेस ने ये तथ्य स्वीकार किया है कि हमारे
राज्य देश में एक से अधिक राष्ट्रीयताएं विद्यमान हैं, उन राज्यों देशों में सह अस्तित्व की भावना है और वे राज्य देश बहुत सुख शांति से रहते हुए फल फूल रहे हैं, जबकि उन राज्यों देशों की सरकारें एवं अथवा प्रभावी सामाजिक वर्गों ने ये तथ्य अस्वीकार किए हैं, झुठलाए हैं, वे राज्य देश अशांत हैं, अंतःकलह से ग्रस्त हैं एवं अविकसित राज्य की श्रेणी में हैं। भारत इसी श्रेणी का एक राज्य देश है। भारत की अनेक समस्याओं की जड़ों में ये एक बहुत बड़ा कारक फैक्टर है कि भारत राज्य का प्रभावी सामाजिक वर्ग जो देश का शासक वर्ग भी है, ये सच्चाई स्वीकार नहीं करता है कि भारत अनेक राष्ट्रीयताओं वाला देश है। अगर हम राष्ट्र की उक्त वर्णित परिभाषा को निर्धारित करने वाले मापदंडों पैरामीटर्स का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में जो विभिन्न जातियां कास्ट पाई जाती हैं वे सब में एक राष्ट्र ए नेशन हैं। यदि वे एक संपूर्ण राष्ट्र एन परफेक्ट नेशन नहीं है तो उप राष्ट्रीयताएं सब नेशंस अवश्य हैं। हर जाति में वे सारी लाक्षणिक विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक राष्ट्र या उपराष्ट्र में होती हैं। भारत के शासक वर्ग ने इस महत्वपूर्ण सच्चाई को अस्वीकार करते हुए इसे झूठे कान फोड़ू नारों में दबा छुपाकर रख दिया है, क्योंकि इससे उसको एक छत्र राज करने में मदद मिलती है। हमें दुख इस बात का है कि विश्व जनमत वर्ल्ड ट्रेंड वर्ल्ड ओपिनियन भी इन सच्चाइयों से अनजान है। मूल निवासियों या यूं कहें कि मूल राष्ट्रीयताओं नेटिव नेशंस के बुद्धिजीवी भी इस सच्चाई को विश्व स्तर पर फैलाने में असफल हैं और अनेकानेक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सेफगार्ड से वंचित हैं। वे आरक्षण रूपी झुंझुने में ही लॉलीपॉप में ही उलझे हुए हैं। नेता टिकट की चाहत में सरपंच विधायक सांसद चेयरमैन बनने की लालसा में घटिया स्तर की चमचागिरी में उलझे हुए हैं। कुछ जो ये पद पा जाते हैं शासक वर्ग के ही एजेंट गुर्गे स्टूजेस, ऐसे कुत्ते जिनके होठ सिले हैं मजल डॉग बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में और हिजड़ों बामन मेसराम के शब्दों में की तरह पेश आकर अपनी कौम की बर्बादी में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अस्मिता नेशनल आइडेंटिटी पहचान की समस्या आइडेंटिटी क्राइसिस राष्ट्रीयताओं का समागम एमलगमेशन ऑफ द नेशंस। कृपया नोट करें राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन संभव नहीं है। यह एक मात्र भ्रामक नाम है और नारा है। राष्ट्रीयताओं का उभार उनका सत्ता शक्ति में शासन प्रशासन में संसाधन तथा आर्थिक तंत्र में समानुपातिक राष्ट्रीयताओं वार वितरण की मांग इत्यादि देश की बड़ी समस्याएं हैं। इन सब बातों मुद्दों के गहन अध्ययन मनन की आवश्यकता है। यहाँ इन सभी बातों मुद्दों पर प्रकाश डालना अप्रासंगिक होगा। हम अन्यत्र कहीं इन पर विमर्श करेंगे, लेकिन यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि देश का शासक वर्ग तो चाहेगा ही कि ये सब बातें तत्व दबे छुपे ही रहें, अपितु हम अम्बेडकरवादी लोहियावादी पेरियारवादी मूल निवासी बुद्धिजीवियों को इन्हें उभारना होगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह मानते हुए कि
भारत वास्तव में एक आदर्श राष्ट्र एन आइडियल नेशन नहीं है, अतः राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में बढ़ना है ऐसा बोध कराया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि संविधान के निर्माण में आधुनिक विधि शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसरण करते हुए उसमें तार्किक, वैज्ञानिक एवं हेतुवादी तत्वों का समावेश भी किया गया है। कृपया ध्यान दें, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का जा हमें विशिष्ट रूप से निर्देशित करता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ है कि भारत व उसकी जनता को तार्किक और हेतुवादी रैशनलिस्ट सोच वाला, वैज्ञानिक विचारधारा वाला, अंधविश्वासों से दूर, अंधश्रद्धा से दूर, बेकार के कर्मकांडों से दूर वाला देश दशकों पहले भारत का संविधान लागू हुए 70 वर्ष हो चुके हैं हो जाना चाहिए था और भारत एक आदर्श राष्ट्र एन आइडियल नेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन व्यवहार में तो हम ठीक उल्टा ही देखते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अंधविश्वास बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते क्रम में हैं। दूसरा, उक्त बिंदु में वर्णित बातें गतिविधियों के कारण पहला, इस गरीब देश में जहां 80% लोगों की खुराक में प्रोटीन की कमी है और जहां 40% लोग कुपोषण के शिकार हैं, अति महंगे पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ इत्यादि बर्बाद स्वाहा हो जाते हैं। धर्म, आस्था एवं श्रद्धा के चलते एक स्थान पर अत्यधिक एवं अनियंत्रित भीड़ के कारण भगदड़ रैम्पेट हो जाने से भारी जनधन की हानि होती है। तीसरा बिंदु, किसी एक धर्म आस्था को मानने वाले जन समूहों की कुछ अति धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां एवं कर्मकांड दूसरे धर्म आस्था के मानने वालों को उन्माद, अनुचित, अधार्मिक लगती हैं और इन कारणों से जब वाद विवाद होते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की ऐसी श्रृंखला चलती है कि सांप्रदायिक तनाव, हिंसा एवं सांप्रदायिक दंगे में बदल जाती है। फिर वही प्रक्रम फेनोमेना आतंकवाद, अलगाववाद में परिणत हो जाता है, जिससे आज भारतीय उपमहाद्वीप जूझ रहा है। चौथा बिंदु, देश में अलगाववाद की प्रवृत्ति भी बहुत बड़ी है। पांचवा बिंदु, संविधान के प्रावधानों के विपरीत भारतीय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वोकल मीडिया अर्थात साधु, सन्यासी, बाबा, अम्मा आदि सभी मिथकों को, अंधविश्वासों को, कर्मकांडों को, धर्मांधता को, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने फैलाने का युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कपोल कल्पित हस्तियों एवं घटनाओं, मिथिकल फिगर्स एंड इवेंट्स को तथा कपोल कल्पित घटनाओं, मिथिकल इवेंट्स को ऐतिहासिक हस्तियों, हिस्टोरिकल फिगर्स की तरह तथा ऐतिहासिक घटनाओं एवं हस्तियों, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर्स को कपोल कल्पित घटना एवं हस्तियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है या उन्हें दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। विश्व स्तर पर एवं मान इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। उसमें काल्पनिक एवं झूठी बातों, घटनाओं को ठूस ठूस कर उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरह पेश किया जा रहा है। इसी षड्यंत्र के तहत पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें भी बदली जा रही हैं। सातवां बिंदु, साहित्य जगत एवं
प्रकाशन जगत में भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों, कर्मकांडों, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की होड़ सी मची है। 8वां बिंदु, विज्ञापन क्षेत्र भी उक्त गैर संवैधानिक बातों से अछूता नहीं है। मिथकों, अंधविश्वासों और दकियानूसी सामाजिक मान्यताओं का सहारा लेकर उनकी आड़ में आम जनता को फालतू एवं हानिकारक उत्पादों को भारी मात्रा में परोसा बेचा जा रहा है और भारी कमाई की जा रही है। सौंदर्य सामग्री, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में तो सारी सीमा ही पार कर दी गई है। भोले भाले ग्राहक, खासकर महिला वर्ग की सोच को इस हद तक प्रभावित किया जाता है कि भले ही उनका शरीर प्रोटीन, मिनरल्स एवं विटामिन की कमी से दुर्बल, बीमार रहे, लेकिन बालों तथा त्वचा को बादाम एवं अन्य अति महंगे प्रोटीन एवं विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से युक्त तेल, शैम्पू, लोशन, क्रीम, यौन आकर्षण करने वाले सेंट इत्यादि को लगाना, चिपड़ना अनिवार्य है। युवक युवतियों की मानसिकता को इस तरह से विकसित की जाती है कि उनकी योग्यता, डिग्रियां, स्पेशलाइजेशन इंटरव्यू में सफल होने के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है सर में कुदरती तौर पर मृत त्वचा के अंशों का ना होना, जिसे डैंड्रफ का नाम दिया गया है। विज्ञापनों में अर्धनग्नता, कामुकता, अश्लीलता, अभद्रता एवं भोंडेपन की भरमार रहती है, वो भी ऐसे पात्रों की जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से अति संपन्न हैं। अधिकांश फीचर फिल्मों में तथा टीवी सीरियलों में यही सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और आम भोली भाली जनता की मानवीय कमजोरियों, ह्यूमन वीकनेस का अनुचित लाभ लेकर एक तरफ खरबों रुपयों की कमाई की जाती है, दूसरी तरफ इन्हें मानसिक रूप से इन्हीं बातों में उलझाए रखा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ यही शासक वर्ग सादा जीवन, उच्च विचार का नारा लगाता है, प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि के विरुद्ध अभियान चलाते हुए दूसरी तरफ शासक वर्ग उक्त वर्णित सभी प्रदूषण बढ़ाने और फैलाने वाली गतिविधियों में लिप्त है। भारी कमाई और मुनाफाखोरी कर अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। इस प्रकार से अनुचित रूप से कमाई गई इस बड़ी धनराशि को पुनः जब चुनाव आता है तो भारतीय शासक वर्ग इसका हमारे भोले भाले मतदाताओं को लालच देकर, डरा धमका कर, गुमराह करके उनसे अपने हित में मतदान कराने की मानसिकता बनाए रखता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।